everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last, and if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 17 सितंबर. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. First, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. Second, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints him resigns. Which of the following given above is are correct? One only, two only, both one and two, neither one, no two. इस क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है. हमने आई थिंक परसों अटर्नी जनरल वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया था, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए. अब एक क्योट देख लेते हैं. द कास्ट सिस्टम इज अपोज टू द रिलीजन ऑफ द वेदांता. कास्ट इज अ सोशल कस्टम एंड ऑल आवर ग्रेट प्रीचर्स हैव ट्राइड टू ब्रेक इट डाउन. किसकी क्योट है ये? स्वामी विवेकानंद जी की. ये क्योट आपको जीएस पेपर्स, एथिक्स, ऐसे कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है. आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. अब सबसे पहले आपको पता है आज 17 सितंबर है और हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का आज बर्थडे है. तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान उन्हें लंबी से लंबी उम्र दे, हेल्दी लाइफ दे, सो दैट जो न्यू इंडिया के लिए उन्होंने विज़न देखा है हम उनके साथ मिलके और उसको अचीव कर पाएँ. यही हमारी कामना है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास है एससीओ मीट से रिलेटेड. हमें पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट चल रही है उज्बेकिस्तान के समरकंद सिटी में. वहाँ मोदी जी और शरीफ जी जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं, उनके बीच में ट्रेड एक्सेस को लेके बातचीत हो रही है. और इस आर्टिकल को ऑल्दो हम पिछले 15 दिनों में 4-5 बार कवर कर चुके हैं, लेकिन आज ध्यान देने वाली बात यह है. अब ये देखिए, मोदी जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की समिट जो हो रही है, वहाँ बोलते हुए ये कहते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी तभी बेटर हो पाएगी जब जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को फुल ट्रांजिट राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं. ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए बोला है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को, जब हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान का रूट यूज़ करना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने उसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया. इसलिए इस चीज़ को टारगेट करते हुए मोदी जी ने कहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी को बेटर तभी बनाया जा सकता है जब मेंबर्स एक दूसरे को फुल ट्रांजिट राइट्स ग्रांट करें. तो इसमें ध्यान आप ये दीजिए, ऐसा इन्होंने एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की समिट में बोला है. तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है ऑल्दो, इसलिए पढ़ना डीप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो आप एससीओ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कौन सी इसकी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये सब पढ़ के आप आगे निकल जाएंगे. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसके काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं जिसमें काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एक है. पूरा इशू समझ लेते हैं, एससीओ को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं. एससीओ है क्या? एससीओ एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है यूरेशियन रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना. 2001 में इसको क्रिएट किया गया था, बनाया गया था. चार्टर इसका 2002 में साइन किया गया था और ये फोर्स में आई थी 2003 में. जब 2001 से पहले, जब उज्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले 5 मेंबर्स थे जिन्हें शंघाई 5 कहा जाता था: कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान. और ये शंघाई 5 क्यों लाया गया था? 1996 में चाइना से अपने बॉर्डर्स को स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, डीमिलिटराइजेशन टॉक्स के लिए, बॉर्डर डिमार्केशन की बात करने के लिए शंघाई 5 लाया गया था. उज्बेकिस्तान ने 2001 में शंघाई 5 को ज्वाइन किया, तो इसका नाम एससीओ रख दिया गया. इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बने 2017 में, और 2021 में अभी रिसेंटली ईरान इसका एक फुल टाइम मेंबर बन गया है. तो करंटली मेंबरशिप किस किस के पास हो गई? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, ये तो पुराने हैं. उज्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया, इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में और ईरान ने 2021 में. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. अब ये देखिए, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, यहाँ हमारे पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है इसकी मीटिंग में, और ये एससीओ की सुप्रीम बॉडी है. आपको ध्यान रखना है, देखो इसका स्ट्रक्चर एससीओ का हमें अच्छे से पढ़ना है, तभी हम पता कर पाएंगे कि कहाँ क्या बातें हो रही हैं, तभी हम अच्छे से न्यूज़ को एनालाइज कर पाएंगे. उसको डिकोड करने का मतलब यही है, आपको हर वर्ड का, हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है.
मैंने बताया हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल एससीओ की सुप्रीम बॉडी है जो कि इसकी इंटरनल फंक्शनिंग और अदर स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है ये सब डिसाइड करती है। और जो बाकी इंटरनेशनल इश्यूज को कंसिडर करने का काम है वो भी हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल का है। उसके बाद एक आती है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। इसका काम है बजट को अप्रूव करना और इकोनॉमिक मैटर्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल लेती है। फिर आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये डे टू डे एक्टिविटीज को कंसिडर करती है। रेड्स इसको टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म से कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया था। एससीओ का सेक्रेटेरिएट है जो कि इंफॉर्मेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और कहाँ है ये? बीजिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है रशियन और चाइनीज। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है केदारनाथ टेम्पल से। केदारनाथ टेम्पल को एक गोल्डन मेकओवर मिलने वाला है क्योंकि जो इसका सेंक्टम सेंक्टोरियम था वो अभी 230 केजी सिल्वर से बना हुआ था। उसके ऊपर प्लेटिंग जो थी वो सिल्वर की थी और उसकी प्लेटिंग करने में 230 केजी सिल्वर लगा हुआ था। लेकिन अब एक मुंबई डायमंड मर्चेंट ने उसको गोल्ड प्लेटिंग कराने के लिए फंड दिया है और इन्होंने ये गुप्त दान किया है, सीक्रेट डोनेशन दिया है। अपना नाम इन्होंने नहीं बताया है, नहीं जाहिर किया है। और अगर कोई सीक्रेटली डोनेट करता है तो उसको गुप्त दान कहा जाता है। देख लेते हैं केदारनाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा सा। केदारनाथ टेम्पल इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ऐसा माना जाता है कि 1200 ईयर से भी ज़्यादा ये पुराना है। इसको आदि शंकराचार्य ने बिल्ड किया था और ये इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है। अब यहाँ आदि शंकराचार्य के बारे में हमने आई थिंक 3 या 4 सितंबर को एक आर्टिकल किया था। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, अगर आप मेरे साथ रेगुलर हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है वो आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है या फिर कोई और स्टैचू है, आपको बताना है। क्योंकि इंडिया में 3 स्टैचू है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो यूएस में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये 3 हमारी कंट्रीज में स्टैचूज हैं। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो आपको बताना है तीनों में से आदि शंकराचार्य से कौन सा रिलेटेड है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको तीनों के बारे में भी पढ़ना है, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। अब टेम्पल के ऊपर आ जाते हैं। केदारनाथ टेम्पल पे ये सी लेवल से ऑलमोस्ट 3500 मीटर्स की हाइट पे लोकेटेड है और केदारनाथ टेम्पल पूरे साल के मेनली पार्ट में स्नो से कवर रहता है। विंटर में जो यहाँ के डीटी हैं उनको विलेज में ले आया जाता है और उखीमत विलेज है उसमें इनको ले आया जाता है और टेम्पल को क्लोज कर दिया जाता है। क्योंकि विंटर में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्नो वहाँ हो जाती है और टेम्पल बंद रखना पड़ता है, एक्सेसिबल नहीं होता वहाँ जाना। टेम्पल में एक गर्भगृह है जहाँ पूजा की जाती है और एक मंडल है जो कि जो पिलग्रिम्स और विजिटर्स हैं, दर्शक हैं, भक्त हैं, उनकी असेंबली के लिए बनाया गया है मंडप। उसके बाद टेम्पल के अंदर एक कोनिकल रॉक फॉर्मेशन होती है। कोन की फॉर्म में एक रॉक फॉर्म हो जाती है जिसको लॉर्ड शिवा के सदाशिव फॉर्म में पूजा जाता है। जो प्रेजेंट टेम्पल है इसको 8th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था और एक टेम्पल था जिन्हें पांडवास ने बनाया था, ये उसके एडजेसेंट में लाई करता है। इसकी जो असेंबली हॉल की इनर वॉल्स हैं वो काफ़ी सुंदर डेकोरेटेड है। वहाँ आपको काफ़ी सारे डीटीज़ के और मैथोलॉजिकल सीन्स देखने को मिल जाएंगे। जो बाहर टेम्पल का डोर है वहाँ एक नंदी बुल का लार्ज स्टैचू रखा गया है और वो एक गार्ड की तरह वहाँ काम करता है। केदारनाथ टेम्पल जो है वो मंदाकिनी और सरस्वती रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है डॉग बाइट से। हमें पता है ये डॉग बाइट वाली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंडिया में देखी जा रही है, स्पेशली केरला में। इसलिए केरला के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस दी हैं कि उन्हें जो स्ट्रे डॉग्स हैं, मतलब आवारा कुत्ते हैं जो गली में घूमते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उन्हें एक आइसोलेटेड प्लेस पर पहुंचाना है। और ऐसी प्लेस को कौन मॉनिटर करेगा? वहाँ की जो भी लोकल अथॉरिटी है वो उस प्लेस को मॉनिटर करेगी और अगर ज़रूरत पड़े तो इनको वेटरनिटी सुपरविजन के अंडर इनको ट्रांसलोकेट भी किया जा सकता है। मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में भी इन्हें लोकेट किया जा सकता है। ऐसा
केरला हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है करने के लिए। और दूसरी डायरेक्शन क्या दी है कि जो भी डॉग बाइट के विक्टिम्स है, जिन्हें भी कुत्तों ने काट लिया है, उन्हें इफेक्टिव और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट तब तक प्रोवाइड करवाया जाएगा जब तक कोई भी पर्टिकुलर कंक्रीट मेजर्स इस मैटर में नहीं लिए जाते। और कोर्ट ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स और जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है उसका ट्रीटमेंट के लिए एडिक्वेट स्टॉक होना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में कमी नहीं होनी चाहिए मेडिसिन्स की, या फिर जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है ट्रीटमेंट के लिए उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और स्टेट पुलिस चीफ को ये ड्यूटी दी है कि वो कम्युनिटी डॉग्स की सेफ्टी को इंश्योर करे। और कई बार क्या देखा जाता है कि डॉग्स को मार दिया जाता है, उन्हें बीट किया जाता है या फिर उन्हें पॉइजनिंग के थ्रू मार दिया जाता है, तो उनसे सेफ्टी की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस चीफ की है। काफ़ी सारे मेजर्स लेने के लिए केरला हाई कोर्ट ने कहा है। लोगों में भी क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इस डिजीज़ से बचने के लिए? मास लेवल पे एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा सकता है, जिसको चलाया भी गया है, और उसमें लोकल बॉडीज़ को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। लोकल बॉडीज़ के कोऑपरेशन के साथ चलाया जाना चाहिए और ऐसा ही कुछ चलाया भी जाएगा। 20 सितंबर से स्टार्ट है केरला में, जहां मास एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाएगा। केरला स्टेट में 170 ऐसे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां वैक्सीनेशन किया जाएगा। और किसने आइडेंटिफाई किए हैं? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने। उसके अलावा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां वेटरिनरी डॉक्टर्स, एनिमल हैंडलर्स और डॉग कैचर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा कि वो एनिमल बर्थ कंट्रोल के मेजर्स ले सकें। मतलब बर्थ कंट्रोल रहेगा तो ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। उसके बाद ये जो वेटरिनरी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ इमरजेंसी नाइट सर्विसेज को 24 आवर फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल करवाया जाएगा। और ये जो भी लिस्ट होगी हॉस्पिटल्स की, इसको इनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा, सो दैट कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सके, वहाँ से उसका नंबर ले सके। अब हम डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं, रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो कि एनिमल बाइट की वजह से फैल सकती है, जैसे डॉग की बाइट से, और ये रेबीज़ वायरस कर देती है। जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है, एक तरह की हमारे अंदर शिकायत हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है, उसको कहते हैं एन्सेफेलोमाइएलिटिस। और इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वायरस का ट्रांसमिशन सैलिवा के थ्रू हो सकता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये जो वायरस है जिससे रेबीज़ होता है, ये एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसका नाम है रेप्डोवायरिडी। और ये हमारी बॉडी में आके एक बुलेट की शेप ले लेता है। कैसे कैसे, कौन कौन से एनिमल से ये वायरस हो सकता है? डॉग से, रैबिट से, कैट, फॉक्स एक्सेट्रा, इन सब से वायरस हो सकता है। और ये डिजीज़ जो है ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो सकती है। इस डिजीज़ की वजह से वर्ल्ड वाइड हर साल 24,000 से 60,000 तक डेथ हो जाती हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर कोई ऐसा डॉग है जिसको रेबीज़ है, उसकी सलीवा के थ्रू ये डिजीज़ ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती है। ये ह्यूमन टिश्यूज़ में एंटर कर जाता है वायरस, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और ये ट्रांसमिशन है जो इस डिजीज़ का एनिमल टू एनिमल भी हो सकता है। जब ये इश्यूज़ को हमारे अफेक्ट कर देगा, उसके बाद ये ट्रैवल करते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा, स्पाइनल कोड से होता हुआ, और फिर ब्रेन को रीच करके एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर कर देगा जिसका नाम है एन्सेफेलिटिस। और काफ़ी सारे सिम्टम्स उस टाइम ह्यूमन बॉडी में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसकी वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, चांसेस हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज़ का अबाउट 3 to 12 वीक्स है, और फिर उसके बाद इसके वेरियस सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं रेबीज़ के? पानी से डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, स्पाइनल कोड और ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, ज़्यादा हेडेक रहने लग जाता है, नोजिया, स्टमक एक, मसल क्रैम्प्स, डोजीनेस, इंसोम्निया, सीवियर फीवर, एंजाइटी, हेल्यूसिनेशन, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सलीवा, डिफिकल्टी इन सैलोइंग। कंट्रोल कैसे किया जाएगा या फिर रेबीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? हमें पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रेबीज़ एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है। कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्या मेजर्स कौन कौन से लिए जा सकते हैं? रेबीज़ का वैक्सीनेशन करवाया जाए सो दैट इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। हमारे पेट जो होते हैं उनको भी हमें वैक्सीनेट करवा के रखना चाहिए। वाइल्ड एनिमल से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अगर कोई वाउंड हो जाता है, कोई घाव शरीर पर हो जाता है, तो उसे
सोप और वाटर से अच्छी तरह से वॉश करते रहना चाहिए और एक अच्छी गुड हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए। हमारे जो पेट्स होते हैं उनको स्ट्रे डॉग से, जो गली में आवारा कुत्ते घूमते हैं, उनसे दूर रखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए हमारे कैंपस और लिविंग प्लेस के आसपास बैट्स या फिर चमगादड़ जिसे कहते हैं वो ना घूमें। इसमें यही था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कैशियो वर्कर से। हमें पता है राहुल गांधी केरला गए हुए हैं, वहाँ इलेक्शंस आने वाले हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ ये बात कर रहे हैं। हमने आई थिंक 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि राहुल गांधी ने जो सिल्वर लाइन के प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात की है। तब हमने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, केरला के, अच्छे से पढ़ा था। और आज इन्होंने बात की है कैशियो वर्कर से और उन्होंने कहा है कि कैशियो वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको सॉल्व कर देंगे। तो ऑल्दो इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कैशियो के बारे में जानना। कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं, कैशियो के बारे में आपको पता नहीं होंगी। कैशियो को इंडिया में पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था, कैशियो इंडिया में नहीं पाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको दिमाग में बिठा लेना है इसे। और कब इंट्रोड्यूस किया था? 16th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। इंडिया अब फिलहाल 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है कैश्यूज़ का इन द वर्ल्ड। और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? वियतनाम। सेकंड नंबर पे आता है नाइजीरिया। आपको ध्यान रखना है, इंडिया 3rd नंबर पे है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। कौन कौन सी कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल है? जहाँ टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है वो इसके लिए फेवरेबल है। प्रेसिपिटेशन इसे 100,000 to 2,000 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या है कि हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 100 से 200 सेंटीमीटर इसके लिए आइडियल है। कैश्यू ट्रीज जो होते हैं वो 12 मीटर की हाइट तक लंबे जा सकते हैं और इनका लाइफ स्पैन जो होता है, इकोनॉमिक लाइफ स्पैन, वो 25 ईयर्स तक का होता है। इंडिया में महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा कैश्यू नट प्रोड्यूस किया जाता है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर उड़ीसा आता है। तमिलनाडु कैश्यू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन ने पनरुति कैश्यूज़ के लिए, आपको ध्यान रखना है, पनरुति कैश्यूज़ के लिए जीआई टैग की एप्लीकेशन डाली हुई है। अभी पता है कब मिल जाए कब नहीं मिल जाए, हमें उस पर ध्यान रखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि पनरुति कैश्यूज़ के लिए जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन डाली गई है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अप वी हैव, हमें पता है दिल्ली में जो एक्साइज केस चल रहा है उस पर ईडी की टीम बार बार सर्च करती रहती है। तो दिल्ली एक्साइज केस को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, आज मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। ऑल्दो ईडी के बारे में भी मैंने एक बार बताया था, लेकिन आज ईडी के बारे में फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ईडी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है और काफ़ी ज़्यादा सर्च ईडी की टीम कर रही है, तो इसलिए ईडी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईडी मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर अपना काम करता है। ये इंडिया की एक प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे इंडियन लॉज हैं उसके साथ स्ट्रिक्टली कंप्लाई होकर काम करती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं ईडी का। जो डायरेक्टरेट है एनफोर्समेंट के, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसको हेड करेंगे डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। 5 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में, जिन्हें हेड करेंगे स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टरेट के 10 जोनल ऑफिसेज हैं, हर किसी को एक डिप्टी डायरेक्टर हेड करेंगे। 11 सब जोनल ऑफिसेज हैं जिन्हें हेड करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर। रिक्रूटमेंट कैसे होगी इनकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट की जाती है और जो अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्हीं के ऑफिसर्स को इसके लिए चूज़ किया जाता है। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? आईआरएस ऑफिसर्स हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, या फिर और कोई सर्विस जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर या पुलिस के ऑफिसर। यहीं से ईडी के ऑफिसर्स लिए जाते हैं, चूज़ किए जाते हैं। टेन्योर क्या रहता है इनका? नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए थे, जहां जो सीबीआई के डायरेक्टर थे और ईडी के डायरेक्टर थे उनका टेन्योर जो 2 इयर्स के लिए फिक्स था उसको 5 साल तक एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। मतलब सेंटर को ये पावर दे दी थी कि सेंटर चाहे तो 2 साल की टर्म सर्व करने के बाद जो इनके डायरेक्टर्स हैं उनको 3 साल, मतलब एक साल एक बार में एक्सटेंड करते हुए 5 साल तक इनका टेन्योर रख सकती है। जो
सेंट्रल एजेंसीज के चीफ हैं, मैंने बताया अभी करंटली 2 ईयर टेन्योर था, लेकिन अब 3 एनुअल एक्सटेंशन उन्हें दिए जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद 5 ईयर के बाद कोई इन्हें फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकेगा। स्टैट्यूटरी फंक्शंस देख लेते हैं ईडी के। जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 का एक्ट है, उसने डायरेक्टरेट को ये पावर दी है कि वो जो भी फेमा से रिलेटेड कॉन्ट्रावेंशन करता हुआ पाया जाता है उस केसेस में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। ईडी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज लॉज और रेगुलेशन का कोई कॉन्ट्रावेंशन करता हुआ पाया जाए तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके ऊपर ये पेनल्टीज भी लगा सकते हैं। ईडी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगर कहीं आता है, उसका कोई मिसयूज़ करता हुआ पाया जाता है तो उस केस में भी ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अगर ये इस एक्ट से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केशन करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी का जो इससे मनी लॉन्ड्रिंग से आई है या फिर किसी क्राइम से आई है, कोई ऐसा एसेट जो क्राइम के द्वारा अचीव किया गया है, एक्वायर किया गया है, तो उसे स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये एक्वायर कर सकते हैं। हमें पता है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के काफ़ी ज़्यादा केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके शेल्टर ले लेते हैं। इसलिए इंडिया में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लाया गया था 2018 में और ईडी इसकी एनफोर्समेंट के लिए भी इंटरेस्टेड की गई है। मतलब ईडी को ही इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसका ध्यान रखने का, इसको एनफोर्स करने का काम दिया गया है। ईडी का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होता है हमें पता है, दोनों फेमा और पीएमएलए एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं। इसलिए ईडी जो है वो किसी भी पर्सन पे जो जिस पे ये एक्ट अप्लाई होंगे उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। जो फेमा के अंडर केसेस आते हैं वो सिविल कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन पीएमएलए के अंडर जो केसेस आते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में ही जाएंगे। उसके बाद जो एजेंसी है ईडी है, उसका जुरिस्डिक्शन एक पर्सन पे भी है या फिर किसी लीगल एंटिटी पे है। चाहे क्राइम कोई भी करे, कोई पर्टिकुलर पर्सन करे, इंडिविजुअल करे या कोई लीगल एंटिटी करे, हर किसी पे ईडी का जुरिस्डिक्शन लागू होगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो भी किसी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में इन्वॉल्व पाया जाता है, उस पर भी एजेंसी का जुरिस्डिक्शन हो जाता है। ईडी अपने आप कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती, किसी को पहले किसी अदर एजेंसी में या पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी, उसके बाद ही ईडी उस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करेगी और एक्यूज्ड को फाइंड आउट करेगी। ईडी अपने आप सुओ मोटो कोई केस हैंडल नहीं करती। ईडी मैंने बताया इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को और कोई एक्यूज्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और अगर वो फेमा और पीएमएलए एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता हुआ पाया जाता है तो उसको अरेस्ट भी कर सकती है और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग भी चला सकती है। और मैटर जो हैं वो कोर्ट्स के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं या पीएमएलए कोर्ट्स के द्वारा। पीएमएलए एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, काफ़ी नाम आ रहा है इसका। पीएमएलए एक्ट को 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। इसको काफ़ी बार अमेंड किया गया है, 2005 में, 9 में और 2012 में। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं पीएमएलए के। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट और कंट्रोल करना, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है उसको कॉन्फिस्केट करना और कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अदर इश्यूज हैं उनके साथ डील करना। इंडिया ने ये एक्ट लाया था अपने ग्लोबल कमिटमेंट के रिस्पॉन्स में। वीना कन्वेंशन जो था उसका एम क्या था, टू कॉम्बैट द मीनेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए लाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग हमें पता है एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, इंटरनेशनल चिंता का विषय बन चुका है और इंडिया ने भी काफ़ी सारे मेजर्स, कमिटमेंट्स इस रिगार्डिंग दिए हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है जो पंजाब के फॉर्मर सीएम हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी पार्टी को मर्ज करने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ आता है शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ वाला प्रोविज़न आता है। आपको बताना है कि अगर कौन सा अमेंडमेंट एक्ट उससे रिलेटेड है। मैंने कल ही पूरा आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल आई थिंक हमने कल वही किया था जो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड था कि किस केस में जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करना चाहती है या फिर एक पार्टी स्प्लिट होना चाहती है तो कब उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया था। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा शेड्यूल तो मैंने बता दिया 10th शेड्यूल इससे रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। आपको बताना है 2 अमेंडमेंट्स एक्ट रिलेटेड हैं इससे, कौन कौन से हैं। मैंने कल बहुत डिटेल में बताया है, मैं आज ये रिपीट नहीं कर रही हूँ।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो हैं वो अंबेडकर जी के एक ट्रू फॉलोवर हैं और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने विज़न रखा था उसको हमारे पीएम मोदी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसा फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने कहा है। तो बी.आर. अम्बेडकर के बारे में ऑल्दो पूरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ ली हैं इनके बारे में, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स से मैंने केवल वो लिए हैं, बाकी इनके बारे में और कुछ बहुत ज़्यादा जानने को है। 1923 में बी.आर. अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा का सेटअप किया था, जिसको आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी कहा जाता है। और इसका एम क्या था कि जो डाउन ट्रोडन है, जो सबसे निचला भाग है हमारी सोसाइटी का, निचले लोग हैं, उनको एजुकेशन और उनके कल्चर को स्प्रेड करना। उसके बाद इन्होंने 1930 में कलाराम टेम्पल जो कि नासिक में है, वहाँ टेम्पल एंट्री मूवमेंट लॉन्च किया था, सो दैट जो ह्यूमन राइट्स हैं और सोशल जस्टिस है उनके स्ट्रगल के लिए। उसके बाद जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 से 32 के बीच लंदन में हुई थी, हमें पता है, इन्होंने तीनों को अटेंड किया था और अनटचेबल्स के इंटरेस्ट के लिए जो अपने व्यूज़ थे वो इन्होंने वहाँ रखे थे। 1932 में गांधी जी ने, हमें पता है, कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जा रहे थे इन्हें। तो फिर अंबेडकर जी के साथ गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया था, जहां सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड को ड्रॉप कर दिया गया और डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो टोटल सीट्स थी उसी में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, लेकिन इनके लिए स्पेशली सीट रिजर्व कर दी गई। 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड की थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने इंडियंस को कॉल अपॉन किया, मतलब इंडियंस को जोड़ा, इनको एनकरेज किया कि वो आर्मी को ज्वाइन करे, सो दैट नाजिज्म को डिफीट किया जा सके। नाजिज्म इनका मानना था कि फासिज्म का दूसरा नाम है। अक्टूबर 14, 1956 को इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, इनके साथ कुछ फॉलोवर्स और भी थे, और इसी साल इन्होंने अपनी एक बुक थी उसको कंप्लीट भी किया था, बुद्धा एंड हिज धर्मा। आपको ध्यान रखना है, बुद्धा एंड हिज धर्मा किसने लिखी है? बी.आर. अम्बेडकर ने। 1990 में बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, और जो 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 का पीरियड था, इसको ईयर ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे ऑब्जर्व किया गया इन द मेमोरी ऑफ बाबा साहेब। जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 1992 में, और इसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया गया अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस फाउंडेशन का, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का, कि जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर के जो आइडियोलॉजी थी, जो मैसेज थे इनके, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना और उन्हें इंडिया के और पूरे अब्रोड के मासेस तक पहुंचाना, ये इस फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के। मूक नायक, ये एक वीकली थी, 1920 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। जनता, ये भी एक वीकली थी, 1930 में इन्होंने स्टार्ट किया था। एक बुक थी द एनहिलिएशन ऑफ कास्ट 1936 में, द अनटचेबल्स 1948, बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956, और भी हैं, अभी मैंने इतनी ही पिक की हैं। आप आज ये थोड़ा सा पार्ट पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि एक असम की टीम आना चाहती है तमिलनाडु में, सो दैट जो एलिफेंट को अब्यूज़ किया जा रहा है उस केस को वो इंस्पेक्ट कर सके। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी है कि वो असम की एक 4 मेंबर टीम को आने दे, जो कि जोयमाला कौन है? एक एलिजिडली अब्यूज्ड टेम्पल एलिफेंट है। टेम्पल एलिफेंट का मतलब है कि वहाँ टेम्पल में पूजा के लिए इसको रखा गया है, जोयमाला इसका नाम है। और कुछ वीडियोज़ ऐसी सामने आ रही हैं जहाँ ये दिखाया जा रहा है कि जोयमाला को जो महात हैं वो टॉर्चर कर रहे हैं विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, उसको मतलब टेम्पल के अंदर उसको टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी वीडियो सामने आई है, इसलिए असम की टीम वहाँ जाना चाहती है और पूरा जो ये मैटर है उसको इंस्पेक्ट करना चाहती है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एलिफेंट के बारे में जानना। देख लेते हैं थोड़ा सा।
करंट डाटा एलिफेंट्स का इंडिया में क्या है? इंडिया में अराउंड 27,000 एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं। एलिफेंट सेंसस हुआ था 2017 में, तब पाया गया कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे असम में और थर्ड केरला में। एशियन एलिफेंट्स, दो टाइप के एलिफेंट्स होते हैं, एशियन और अफ्रीकन। सबसे पहले एशियन को देख लेते हैं। एशियन की भी 3 सब स्पीसीज होती हैं, इंडियन, सुमत्रन और श्रीलंकन। इंडियन सब स्पीसीज जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और कॉन्टिनेंट पे सबसे ज़्यादा जो रिमेनिंग एलिफेंट्स हैं वो भी इंडियन सब स्पीसीज के ही हैं। उसके बाद जो एलिफेंट हर्ड होता है, जो एलिफेंट्स का ग्रुप जो होता है, उसे हेड कौन करता है, उसे लेड कौन करता है? ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट फीमेल मेंबर, जिसको मैट्रियार्क भी कहा जाता है। इस हर्ड में मैट्रियार्क की डॉटर्स भी होंगी और उनकी ऑफस्प्रिंग्स भी होंगी। एलिफेंट्स में सबसे ज़्यादा लंबा प्रेगनेंसी पीरियड देखा जा सकता है। मैमल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो एलिफेंट्स का देखा गया है, और कितना हो सकता है? 22 मंथ्स, मतलब 680 डेज तक ये रह सकता है। जो 14 से 45 ईयर्स तक की फीमेल्स होती हैं एलिफेंट्स में, वो काव्स को बर्थ दे सकती हैं हर 4 साल में एक बार, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, तो एज 52 जब इनकी होगी तो 5 साल में ये एक बार दे पाएंगी बर्थ। फिर जब 60 एज इनकी हो जाएगी तो 6 साल में एक बार दे पाएंगी। मतलब मीन इंटरबर्थ इंटरवल्स जो हैं इनके, वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी पाई जाती है? अराउंड 20,000 to 40,000। प्रोटेक्शन स्टेटस इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखे गए हैं, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीकन की भी 2 सब स्पीसीज होती हैं, सवाना और फॉरेस्ट एलिफेंट। ग्लोबल पॉपुलेशन 4 लाख के अराउंड है, ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूज़ में भी आया था जुलाई 2020 में कि जो अफ्रीका में बोट्सवाना कंट्री है, वहाँ काफ़ी सारे एलिफेंट्स की डेथ हो रही थी। इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? IUCN लिस्ट में अफ्रीकन सवाना वाले जो हैं वो एंडेंजर्ड है, और फॉरेस्ट एलिफेंट है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आपको ध्यान रखना है, दोनों का स्टेटस अलग है। उसके बाद साइट्स की दोनों ही अपेंडिक्स 2 में रखे गए हैं। थ्रेट्स इनके लिए क्या हो सकते हैं एलिफेंट्स के लिए? पोचिंग, हैबिटेट लॉस, ह्यूमन एलिफेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट, मिस ट्रीटमेंट होता है कैप्टिविटी में इनके साथ, एनिमल टूरिज्म की एलिफेंट टूरिज्म की वजह से इनके साथ अब्यूज़ किया जाता है। जो माइनिंग होती है उसकी वजह से इनका कॉरिडोर खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इनके कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। ऐसे प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाए गए हैं कि इनके पोचर्स को और किलर्स को अरेस्ट किया जा सके। काफ़ी सारे एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए हैं स्टेट्स में, जैसे मैसूरू और डांडेली एलिफेंट रिजर्व है कर्नाटका में। ऐसे एलिफेंट रिजर्व इनके प्रिजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। ये घास खाते हैं, उस पर लेंटाना और यूपेटोरियम जो कि इन्वेजिव स्पीसीज हैं उनको क्लीन किया जाता है, क्लीन किया जा रहा है एज अ मेजर, सो दैट इनके खाने की कमी ना हो। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं, और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन के लिए एक सेल इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो कि फॉरेस्ट फायर्स को स्टडी करता रहे। कहीं भी अगर पॉसिबिलिटी दिखे तो पहले ही अलर्ट कर दे एडवांस में। गज यात्रा एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया जहां एलिफेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता था, और ये हाईलाइट किया गया कि एलिफेंट कॉरिडोर्स को सिक्योर करने की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। एक प्रोग्राम लाया गया था 2003 में, माइक प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था जो कि एलिफेंट्स की अफ्रीका और एशिया वाले रीजन में इलीगल किलिंग होती है उसको मॉनिटर करना और इनके कंजर्वेशन के लिए इफेक्टिव एफर्ट्स लेना। प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था 1992 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कौन सी होती है? जिसमें खर्चा सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर उठाते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एलिफेंट रेंज जो स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। कई बार इन्हें महात से भी खर्चा कह रही हूँ मैं, खतरा हो जाता है, और महात की फैमिलीज भी एलिफेंट्स के वेलफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया था कि नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर जो है उसके आसपास जो भी रिजॉर्ट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, सो दैट जो ये एलिफेंट्स है और बाकी एनिमल्स हैं इनका राइट है पैसेज का वो बना रहे।
मतलब वहाँ इनका रास्ता है, कॉरिडोर है, वो बरकरार रह पाए, और इसलिए वहाँ के जो आसपास के एरिया में रिजॉर्ट्स हैं उनको क्लोज करने की उन्होंने डायरेक्शन दी। कुछ माइक साइट्स हैं जो माइक प्रोग्राम मैंने आपको बताया कहाँ का लागू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व ये आसाम में है, दियोमाली एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व आसाम, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय, ईस्टर्न दोआर्स एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड, मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु, वायनाड एलिफेंट रिजर्व केरला। ऑल्दो ये नाम नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं, आपको आइडिया लग जाएगा नाम सुन के कि कौन सा एलिफेंट रिजर्व कौन सी स्टेट में है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है जो अभी यूपी के लखीमपुर खेड़ी में 2 दलित सिस्टर्स का मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, उससे रिलेटेड कांग्रेस ने जस्टिस की डिमांड करते हुए ये कहा है कि इस रेप केस में बीजेपी जो है पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। हमारे लिए पॉलिटिक्स बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम आया है, बात आई है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट की, इसके बारे में देखना हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एक्ट के बारे में देख लेते हैं। जो SC/ST एक्ट है 1989 में लाया गया था, इसको लाया गया था सो दैट जो भी SC/ST कम्युनिटीज़ के मेंबर्स हैं उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको प्रोहिबिट किया जा सके, और जो इनके साथ एट्रोसिटीज़ की जाती है उनको प्रिवेंट किया जा सके। ये एक्ट लाया गया, और इस एक्ट से एक चीज़ ये भी पता चलती है, ऑल्दो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की SC/ST के अगेंस्ट जो भी एट्रोसिटीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने की। आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया स्पेशली इनके लिए। उसके बाद भी ये एक्ट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये एक हमारी हार्श रियलिटी हमारी सोसाइटी की, कि आज भी SC/ST के मेंबर्स के साथ काफ़ी एट्रोसिटीज़ की जाती हैं। अपर कास्ट के लोग आज भी इनके साथ काफ़ी एट्रोसिटीज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया ये एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। आर्टिकल 15 में इनके लिए रखा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी के खिलाफ रेस, कास्ट, जेंडर किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करता है। आर्टिकल 21 जो कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट देता है। इसलिए ये एक्ट लाया गया ट्विन फोल्ड ऑब्जेक्टिव के साथ। 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, और जो विक्टिम्स है कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ के उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाना और उनको रिहेबिलिटेट करना। मतलब एक तो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, दूसरा जिनके साथ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ की जाती हैं उनके विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करवाना और रिहेबिलिटेट करना। ये 2 इसके काम हैं एक्ट के। इस एक्ट को 2018 में अमेंड किया गया और ये प्रोविज़न डाल दिया गया कि अगर कोई इनके साथ एट्रोसिटीज़ करता हुआ पाया जाता है तो उस केस में पुलिस जो है वो उसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना ज़रूरी नहीं है, ना ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी या सीनियर पुलिस ऑफिसर का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। वो डायरेक्ट FIR फाइल कर सकते हैं अगर कहीं भी किसी SC/ST के मेंबर के साथ एट्रोसिटी पाई जाती है। ऑल्दो कुछ केसेस ऐसे भी आए थे, कुछ न्यूज़ ऐसी भी आई थी जहां इस लॉ का मिसयूज़ किया गया, क्योंकि वहाँ क्या था, बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अगर कोई SC/ST का मेंबर किसी के खिलाफ कंप्लेन कर देता था तो डायरेक्ट उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती थी। तो इसका कुछ मिसयूज़ भी हुआ, ऑल्दो ये इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है एकलव्य स्कूल से। एकलव्य स्कूल्स ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाए गए थे। कहा गया है यहाँ टीचर रिक्रूटमेंट्स काफ़ी कम हो रही है, टीचर्स की काफ़ी कमी हो रही है। ऑल्दो टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है लेकिन फिर भी अभी स्टिल काफ़ी टीचर्स की यहाँ कमी देखी गई है। एक 2018 में एकलव्य स्कूल्स को मैनेज करने के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स बनाई गई थी, जो कि इन स्कूल्स को मैनेज करने के लिए स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बनाई थी। तो यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एकलव्य स्कूल्स के बारे में देखना, प्लस ये जो एकलव्य स्कूल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, पूरा नाम इनका है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। मैं इसको EMRS बोलूँगी। EMRS के बारे में देख लेते हैं। EMRS एक ऐसी स्कीम थी जो इंडियन ट्राइबल्स के बच्चे हैं, ST शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं इंडिया में, उनके लिए
रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड करवाने के लिए लाई गई थी। इसको 1997 से 1998 में स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने शिंदे नासिक में एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाया था सो दैट ट्राइबल एरियाज जो थे आसपास के वहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। जो EMRS स्कूल्स होते हैं वो CBSE का करिकुलम फॉलो करते हैं और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को ऐसे डेवलप किया जाता है कि ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। और यहाँ केवल एकेडमिक एजुकेशन पे ही जोर नहीं दिया जाता बल्कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है। अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 384 फंक्शनल स्कूल्स हैं जो कि नवोदय विद्यालय के पार पे बनाए गए हैं, मतलब नवोदय विद्यालय की लाइंस पे वो बनाए गए हैं। और इनका फोकस क्या है, जो लोकल आर्ट और कल्चर है अलोंग विद स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट, इन सभी में बच्चों को प्रशिक्षित करना। उसके बाद कवरेज देख लेते हैं इनकी क्या है इन स्कूल्स की। 2010 में गाइडलाइंस आई थी, EMRS गाइडलाइंस। उसमें ये कहा गया था कि हर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी या फिर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक EMRS को सेटअप किया जाएगा जहां 50% ST पॉपुलेशन की 50% ST पॉपुलेशन देखी जा सकती है। मतलब ऐसा एरिया वहाँ जहाँ 50% STs की पॉपुलेशन है वहाँ एक EMRS होना चाहिए। उसके बाद जो 2018 से 2019 वाला बजट आया था वहाँ ये कहा गया था कि जिस भी ब्लॉक में 50% से ज़्यादा STs की पॉपुलेशन है और एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन्स वहाँ रहते हैं तो वहाँ एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ज़रूर बनाया जाएगा बाय द ईयर 2022। ये टारगेट रखा गया था बजट 2018-19 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन स्कूल्स को बनाने के लिए, सो दैट जो भी EMRS में स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उनका फिजिकल, मेंटल और सोशली डेवलपमेंट किया जा सके। इन स्टूडेंट्स को चेंजिंग एजेंट्स के तौर पे एम्पावर किया जा रहा है कि जो चेंज आएगा इनकी लाइफ में वो स्कूल से स्टार्ट होगा, फिर ये अपने घरों में चेंज लाएंगे, घर से फिर धीरे धीरे विलेजेस में चेंज आएगा और फाइनली एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में चेंज देखने को सोसाइटी में मिल जाएगा। डिफरेंट एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे स्टैंडर्ड 11th 12th में जो बच्चे उनकी अलग नीड्स हैं उनको अलग तरीके से एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। जो 6 से 10 तक के बच्चे हैं उनको अलग तरीके से एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। एनुअल रनिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो इस मैनर में इन्हें प्रोवाइड करवाए जाते हैं सो दैट जो स्टाफ है वहाँ का उसको रीजनेबल रिम्यूनरेशन मिले और फैसिलिटीज़ अप टू डेटेड यहाँ रहें। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है सो दैट जो भी स्टूडेंट लाइफ की नीड्स हैं उनको अच्छे से पूरा किया जा सके। जैसे एजुकेशनल, फिजिकल, एनवायरमेंट, कल्चर नीड्स हैं स्टूडेंट लाइफ की, उनको अच्छे से पूरा किया जा सके, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सपोर्ट किया जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। सी नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास, ऑल्दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इटली के एक रीजन में काफ़ी फ्लैश फ्लड्स देखी जा रही हैं जिसकी वजह से 10 लोगों की डेथ हो गई है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है, प्लेसेस इन न्यूज़ में आ सकता है क्वेश्चन बन के, आपको ध्यान रखना है। मार्चे नाम का एक रीजन है, मार्चे, ये लोकेटेड है सेंट्रल इटली में और जो ये मार्चे रीजन है ये एड्रियाटिक सी के आसपास है, एड्रियाटिक सी के पास ये लोकेटेड है। तो एड्रियाटिक सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज एड्रियाटिक सी को टच करती हैं, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जिगोविना, क्रोएशिया, इटली, मॉन्टीनीग्रो और स्लोवेनिया। ये कितनी कंट्रीज हो गई, 7 कंट्रीज हैं जो एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करती हैं। ये कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। आपको एक तरीका छोटा सा मैं बता देती हूँ, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएंगी। देखो ABC और HISM, इससे आप याद रख सकते हैं। A से अल्बानिया, B से बोस्निया, C से क्रोएशिया, H से हर्जिगोविना, I से इटली, S से स्लोवेनिया और M से मॉन्टीनीग्रो। आप ये निमोनिक याद रख सकते हैं, ABC हिस्म। ये एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज हैं, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। सी नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है, जो बैंक में फ्रॉड्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए और वार्निंग सिग्नल्स को
एक तरह से देने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बैंक से अर्ज किया है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट करें और Web3 डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो यूज़ करें, सो दैट जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फ्रॉड डिटेक्शन है वो अर्ली स्टेजेस पर किया जा सके और अर्ली वार्निंग साइंस भी इशू किए जा सके, जनरेट किए जा सके, सो दैट हमें कोई अनफोर्सीन इवेंट ना देखना पड़े। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने से होगा क्या? ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने से काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, जैसे फ्रॉड को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकेगा, मनी कहाँ जा रहा है उसको ट्रैक किया जा सकेगा, अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रही है उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट को ये अलर्ट कर देगा अगर कोई सस्पिशियस चेंज किसी भी ट्रांजैक्शन में होता हुआ पाया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा देखा जाएगा। और कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी के यूज़ से हैकिंग से हम प्रोटेक्ट हो पाएंगे, प्लस ब्लैक स्वैन इवेंट्स, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। इस टर्म के लिए स्पेशली मैंने इस आर्टिकल को पिक किया है, ब्लैक स्वैन इवेंट्स। ये टर्म अभी हम अच्छे से समझेंगे, पहले आप ये देख लीजिए कि और क्या डायरेक्शन दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक्स को। उन्होंने कहा है कि बैंक्स को ऐसा स्टाफ अपॉइंट करना है जो कि लोकल लैंग्वेज बोल सकता हो, क्योंकि ऐसा स्टाफ जो है वो जब कस्टमर्स के साथ बात करेगा तो इंक्लूसिविटी उनको लगेगी। और अगर ऐसा स्टाफ जो कि रीजनल लैंग्वेज नहीं बोल पाता है तो सिटीजन्स के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में स्पीक करने वाला आपको स्टाफ लाना पड़ेगा, जो कि एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ऑलरेडी आपको ऐसा स्टाफ अपॉइंट करना है जो कि लोकल लैंग्वेज बोल पाए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक तो Web3, इसके बारे में समझेंगे। दूसरा ब्लैक स्वैन इवेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक स्वैन इवेंट आपको याद रखना है। ब्लैक स्वैन इवेंट होता क्या है? ये एक रेयर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता है जो कि एक सरप्राइज के तौर पे आता है और इसका वर्ल्ड पे या फिर सोसाइटी पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऐसे इवेंट्स की। ये काफ़ी रेयर होते हैं, मतलब ओकेजनली होते हैं, डेली नहीं होते, और रेगुलर एक्सपेक्टेशन के दायरे के एकदम बाहर होते हैं, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, उस टाइप के इवेंट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इनका देखा जा सकता है। और इसके बाद ये कहा गया है कि कोविड-19 जो था पेंडेमिक, उसको क्या एक ब्लैक स्वैन इवेंट कहा जाएगा? लेकिन नहीं, ऑथर ने कहा है, जिसने आर्टिकल लिखे हैं ब्लैक स्वैन इवेंट के ऊपर, उन्होंने कहा है कि इसको वाइट स्वैन कहा जाएगा, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस था वो प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि दूसरे देशों में आना स्टार्ट हो गया था। हमें आइडिया लग गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, हमारी कंट्री में भी ये फैल सकता है, प्रेडिक्टेबल ये हो गया था। इसलिए गवर्नमेंट और कंपनीज के पास ये एक्सक्यूज़ नहीं था कि वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती थी या प्रिपेयर नहीं कर पाई। ये एक्सक्यूज़ यहाँ इस मैटर में नहीं चलेगा। देखो, अब 2022 के प्रीलिम्स में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। तो इसका आंसर था ए, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटली साउंड दिखाती है। और मतलब क्या है कि कोई कंपनी फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करती है, जबकि उसके प्रोडक्ट्स जो है वो इतने इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटली साउंड नहीं होते, लेकिन वो दिखाती ऐसे है कि वो इको फ्रेंडली हैं। उस टर्म के लिए, उस कंडीशन के लिए ग्रीन वॉशिंग टर्म को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ये जो ब्लैक स्वैन इवेंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अब Web3 के बारे में देख लेते हैं। Web3 जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, और ये Web 1.0 और Web 2.0 से डिफरेंट होगा। Web 3 में क्या होगा, यूज़र्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस पे खुद की ओनरशिप स्टेक ले पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के गैंट्स हैं वही प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। एक गेविन वुड नाम के पर्सन, जो कि एथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो उसके फाउंडर हैं, उन्होंने Web 3 टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था 2014 में। उन्होंने ये आइडिया दिया था। अब हम Web 1.0, Web 2.0 और Web 3.0 तीनों को समझ लेते हैं। Web 1.0 वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट, जो कि 1989 में इन्वेंट किया गया था, उसको कहा जाता है। 1993 में ये पॉपुलर हो गया और 1999 तक ये चला। उसके बाद ये इंटरनेट जो
वेब 1.0 हमें देता था वो मोस्टली हमें स्टैटिक वेब पेजेस प्रोवाइड करवाता था, जहां यूजर्स किसी वेबसाइट पे जा सकते थे, वहां रीड कर सकते थे कंटेंट को और उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते थे। लेकिन उस टाइम भी कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट थी, लेकिन एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट वहाँ देखा जाता था। यूज़र्स खुद कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे या फिर रिव्यूज़ पोस्ट नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, मतलब केवल वन वे इंटरेक्शन उस टाइम पे देखा जा सकता था। वेब 2.0 में क्या देखा गया, 1990s में आया, 2004 तक इसके काफ़ी सारे फीचर्स डेवलप हो चुके थे और अब जो एज चल रही है वो वेब 2.0 की चल रही है। वेब 3.0 की तरफ हम स्विच कर रहे हैं। क्या डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक थी वेब 2.0 की, कि यहाँ यूजर्स अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते थे। वेब 1.0 में नहीं कर सकते थे, 2.0 में यूजर्स अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते थे। और कैसे अपना इंटरेक्शन कर सकते थे, कमेंट कर सकते थे, लाइक्स कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, अपनी फोटोज अपलोड कर सकते थे, वीडियोज अपलोड कर सकते थे, बाकी ये सब यूजर्स कर सकते थे वेब 2.0 में। मतलब क्या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का जो इंटरेक्शन था वो वेब 2.0 के अंदर आ गया। अब हमें 3.0 की क्या ज़रूरत है। वेब 2.0 में इंटरनेट का जो मोस्टली डाटा है और इंटरनेट का जो मोस्टली ट्रैफिक है वो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल ये खुद ओन करती है और हैंडल करती है। इसकी वजह से डाटा प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी और डाटा एब्यूज़ के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और जो रियल पर्पस था इंटरनेट का, ओरिजिनल पर्पस था, वो कहीं ना कहीं डिस्टोर्ट हो जाता है और ये एक डिसअपॉइंटमेंट की हमारे लिए बात हो जाती है। इसलिए वेब 3.0 लाया जा रहा है, चाहे यूज़र्स पूरा इसको कंट्रोल करेंगे, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, ये एडिटोरियल आया है आज ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी हम जानते हैं, उनका भी बर्थडे है और उन्होंने प्लेज ली थी, उसको आज रिमेंबर करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। उनके आइडियाज़ क्या थे, उनके थॉट्स की रैशनैलिटी क्या थी, ये सब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले थोड़ा सा पेरियार जो कि ईवी रामास्वामी, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म 1879 में हुआ था। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए याद किया जाता है क्योंकि जो तमिल्स की सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी। पेरियार ने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस वर्कर के तौर पे स्टार्ट किया था और उनका गांधी जी से झगड़ा हो गया जब जो ब्राह्मीण और नॉन ब्राह्मीण स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट डाइनिंग का अरेंजमेंट किया जाता था। उस क्वेश्चन पे इनका गांधी जी के साथ झगड़ा हो गया था, तो इस वजह से इन्होंने कांग्रेस को 1925 में रिजाइन कर दिया और खुद की पार्टी खोली, खुद की पार्टी स्टार्ट की, जस्टिस पार्टी, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया। जहां जो ब्राह्मीण्स की डोमिनेंस थी इन्होंने उसको अपोज किया, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में जो ब्राह्मीण्स की डोमिनेंस थी इन्होंने उसको मोस्टली अपोज किया। पेरियार का तमिलनाडु के बाहर भी फेम बढ़ गया था। वैकोम सत्याग्रह जो कि 1924 में हुआ था उसके दौरान, क्योंकि ये वैकोम सत्याग्रह क्या था, ये एक मास मूवमेंट था जो कि लोअर कास्ट पर्सन्स ने डिमांड की थी। जो वैकोम टेम्पल के सामने पब्लिक पाथ था उसको यूज़ करने के लिए इसको लाया गया था वैकोम सत्याग्रह को। उस टाइम पेरियार का फेम काफ़ी बढ़ गया था और इसलिए इन्हें बाद में वैकोम वीरार के नाम से भी जाना जाने लगा, हीरो ऑफ वैकोम। 1940s में पेरियार ने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की जिसका नाम था द्रविडर कझागम और ये आज जो द्रविड़ नाडु है जहाँ तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ स्पीकर्स हैं वहाँ के लोग इसमें शामिल थे। ये एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे काम करते हुए इन्होंने सोशल, कल्चरल, जेंडर इनइक्वालिटीज़ पे फोकस किया और इनका जो रिफॉर्म एजेंडा था वो बेसिस था फेथ, जेंडर और ट्रेडिशन पे। 1973 में इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 94 और इन्हें थंथई पेरियार के तौर पे आज भी याद रखा जाता है जो कि मॉडर्न तमिलनाडु के फादर फिगर माने जाते हैं। ये हमने थोड़ा सा इनके बारे में देख लिया। अब आर्टिकल में क्या कहा गया है ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं। आज के दिन को 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे के तौर पे मनाया जाता है क्योंकि आज पेरियार ईवी रामास्वामी की बर्थ एनिवर्सरी है। उसके बाद पेरियार कुछ इस टाइप के माइंडसेट के थे कि वो जो भी वर्ल्ड के कोई भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी फ्रेमवर्क है उसको क्वेश्चन करते हुए चलते थे और कोई भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे क्योंकि कोई उन्हें बता देता था। वो हर चीज़ की डेप्थ में जाते थे, उसके कॉन्सेप्ट को समझते थे, उसके फ्रेमवर्क को जानते थे, उसके बाद ही उसके ऊपर अपना ओपिनियन बनाते थे। कुछ विज़न था उनका फ्यूचर के लिए
क्या विजन था उनका? उन्होंने जब अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया तो उनके थॉट्स में क्या था? न्यूएंस थी, ऑनेस्टी थी, एक्सप्लिसिटनेस थी। और इन्होंने कहा कि मतलब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स को फॉलो करना वो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रेशनैलिटी और रिलीजन पे डिस्कस और डिबेट करना ज़रूरी है। और पेरियार ने खुद कहा था कि एवरीवन हैज़ द राइट टू रिफ्यूट एनी ओपिनियन, सबके पास किसी भी ओपिनियन को रिफ्यूज़ करने का राइट है, और लेकिन किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने किसी और के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करे, मतलब किसी और को अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने से रोके, ये राइट किसी के पास नहीं है। इनका एम जो था वो केवल समाज से सोशल एविल्स को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि ये चाहते थे कि उन सभी एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जाए जो कि हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड को लो करती है। और इनके ऐसे ही रेडिकल नेचर था इनके आइडियाज़ का, इसकी वजह से इन्हें कांस्टेंट अपोजिशन मिला, इनके आइडियाज़ को सपोर्ट काफ़ी कम किया गया। अब एक कुला कल्वी थिट्टम लाई गई थी, जो तमिलनाडु के तब चीफ मिनिस्टर थे सी राजगोपालाचारी। उन्होंने एक स्कीम कह सकते हैं, एक इनिशिएटिव कह सकते हैं, कुला कल्वी थिट्टम, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में से ये एक मेन थे। कुला कल्वी थिट्टम क्या था कि स्कूल चिल्ड्रन जो होंगे उनको एक ऐसे मेथड से पढ़ाया जाएगा जहां स्टूडेंट्स को स्कूल करिकुलम में एजुकेशन के साथ साथ, मतलब जो एकेडमिक नॉलेज है उसके साथ साथ जो उनका फैमिली प्रोफेशन है वो भी सिखाया जाएगा। ये कुल कल्वी थिट्टम एक स्कीम या फिर एक फ्रेमवर्क लाया गया था, और इन्होंने इसको अपोज किया। इसके बाद इसे विड्रॉ कर लिया गया। तो इस चीज़ से ये पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बन गई कि तमिलनाडु एक साथ यूनाइटेड हो गया जब कास्ट ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज़ की बात आई। उसके बाद क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि अगर बच्चों को उनका फैमिली प्रोफेशन सिखाया जाएगा, मतलब क्या है, जो कास्ट काम करती आ रही है, कोई पर्टिकुलर कास्ट किसी पर्टिकुलर काम से एसोसिएटेड है, तो उसकी फ्यूचर जनरेशन्स भी उसी से एसोसिएटेड रह जाएगी, और कास्ट बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और इस वजह से इसको विड्रॉ भी कर लिया गया। आप आई थिंक समझ गए होंगे पूरा क्या इशू था। उसके बाद रैशनलिज्म का फाउंडेशन इन्होंने किया। इनका विज़न था एक इंक्लूसिव ग्रोथ को लाना और इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को एश्योर करना। पेरियार जो थे वो अपने टाइम से काफ़ी आगे चलते थे। जो भी ये रिफॉर्म सोच के चल रहे थे उस टाइम वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी एडवांस थी और इनके आइडियाज़ को शेप लेने में काफ़ी साल लग गए, क्योंकि ये अपने टाइम से काफ़ी आगे चल रहे थे, इसलिए उस टाइम इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। एक रिफॉर्म मेजर इन्होंने कहा था कि सोसाइटी की कास्ट डायनामिक को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये जो प्रीस्टहुड है फॉर ऑल कास्ट, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो इनका स्ट्रगल था सोशल एविल्स को समाज में से इरेडिकेट करने का, ये काफ़ी डिकेड्स तक चलता रहा। वायलेंस जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होते हैं उनके ऊपर इनका क्या विचार थे। एक लेवल पे कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिन्हें माइनॉरिटीज़ के साथ वायलेंस के एक्ट्स जो होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, ऐसा इन्होंने कहा था। और इन्होंने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है, उनके साथ ये खड़े रहे हैं जो कि ऑप्रेस्ड हैं। ऑप्रेसर्स के खिलाफ हमेशा ये ऑप्रेस्ड पीपल्स के साथ खड़े रहे हैं, और इन्होंने अपना एनिमी माना है ऑप्रेशन को, किसी को भी दबाने को, किसी को भी ऑप्रेस करने को इन्होंने अपना एनिमी माना है। इन्होंने तमिलनाडु की प्रोग्रेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि तमिलनाडु की प्रोग्रेस एक नेवर एंडिंग जर्नी है, कहीं ये ख़त्म नहीं होगी, ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। इसलिए एट लास्ट क्या राइटर ने कहा है कि अगर हमें सोशल जस्टिस को कोर तक पहुंचाना है सोसाइटी के, तो हमें कम्युनिटीज़ का डिस्कशन ओपन स्पेसिस में क्रिएट करना होगा। मतलब कम्युनिटीज़ साथ में आएँ, ओपन स्पेसिस में आए और आराम से अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें, तभी सोशल जस्टिस को कोर तक लाया जा सकता है। और तभी यही स्पेसिस ऐसे हैं जिनके पास आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक पॉजिटिव चेंज लाने का पोटेंशियल है, ऐसा राइटर ने माना है। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारे पास जो है वो है जो फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं।
हमें पता है फर्टिलिटी लेवल कम हो गया है इंडिया का भी काफ़ी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको समझते हुए चलना है। ग्लोबल पॉपुलेशन ऑल्दो हमारी इंक्रीज होती जा रही है, ये माना जा रहा है कि 8.5 बिलियन हो जाएगी 2030 तक, लेकिन ये भी सच है कि एवरेज ग्लोबल फर्टिलिटी रेट जो है पिछले 70 साल से डिक्लाइन हो रहा है, और ये जो डिक्लाइन इतना हुआ है कि डिक्लाइन 50% तक देखा गया है। जब 1951 में पर वीमेन 5 चिल्ड्रन की एवरेज थी, अब 2020 में 2.4 चिल्ड्रन की एवरेज आ गई है। ऐसा किसने कहा है? यूएन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 ने। कौन करता है इसको, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को पब्लिश? यूएन देसा, DESA। देसा क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएन देसा। आगे क्या कहा गया है कि पुअर कंट्रीज जो थी उन्होंने इस ट्रांजेक्शन लैडर को ज़्यादा स्पीड अप कवर किया है। ब्रिटेन ने 130 साल लिए, 130 ईयर्स लिया अपने फर्टिलिटी रेट को 5 पर वीमेन से 2 पर वीमेन लाने में, और साउथ कोरिया ने केवल 20 ईयर्स लिए 1965 से 1985, और वहाँ 5 से लेकर 2 तक पर वीमेन का फर्टिलिटी रेट आ गया। सब साधारण कंट्रीज़ में अभी भी काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट देखा जा सकता है, और कहा जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो की ग्रोथ जो होगी वो सब साधारण अफ्रीकन कंट्रीज से आएगी 2050 के बाद, और 2100 तक ये चलती रहेगी। जो मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनका फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो गया है, 2.1 तक आ गया है। साउथ कोरिया में 1.05 तक भी रिपोर्ट किया गया है। इंडियन सोसाइटी में भी यही देखा जा रहा है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2021 में 2.0 आ गया है, रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम आ गया है हमारा फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि पर वीमेन कितने बच्चों का जन्म हो रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि जितने लोगों की डेथ हो रही है उससे हमारी कितनी नई पॉपुलेशन रिप्लेस कर रही है। तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हमारा आ गया, मतलब एक तरह से आसान भाषा में बताऊं तो कि लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है, नए बच्चों का जन्म कम हो रहा है, ये इसका मतलब था। ऐसा किसने कहा था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने। उसके बाद इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो था वो 6 पर वीमेन था, और 25 साल लगे हमें इसको 5 तक लेके आने में, मतलब 5 पर वीमेन फर्टिलिटी रेट आया 25 सालों के बाद इंडिपेंडेंस के। और वो भी क्यों आया? क्योंकि 1952 में हमारी गवर्नमेंट ने अपना फर्स्ट एवर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, और ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ था कि किसी कंट्री ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हो। इंडिया का फर्टिलिटी रेट 4 आया 1990s में, और केरला ऐसी फर्स्ट स्टेट बना जहां रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे फर्टिलिटी रेट आ गया था। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2021 में रिपोर्ट दी है, केवल 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा बर्थ रेट अभी है, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। बिहार में 3 है, मेघालय में 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड 2.3, मणिपुर 2.2। ये केवल 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहां फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है। और ऐसा जो ये फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है वो किस रीजंस की वजह से आई है? जो कॉन्ट्रासेप्शन का इंक्रीज यूज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आजकल लोग कॉन्ट्रासेप्शन को कर रहे हैं, एवरेज स्कूलिंग ईयर्स बढ़ रहे हैं, हेल्थ केयर अच्छे से हो रही है, और मीन मैरिज एज वीमेन की इंक्रीज हो गई है, इसलिए ये डिप देखा जा सकता है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? लोअर फर्टिलिटी रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक कोज भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। कैसे? लोअर फर्टिलिटी वीमेन की एजुकेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है, लेकिन जो अगली जनरेशन आएगी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बेटर हेल्थ केयर आता है, एजुकेशन आती है, और फर्टिलिटी ड्रॉप हो जाती है और इनकम बढ़ जाती है। फर्टिलिटी ड्रॉप होने का मतलब क्या है? खर्चा कम, बच्चे कम तो खर्चा कम, और इनकम बढ़ जाएगी। जो लोअर फर्टिलिटी है ये टाइम की विंडो, मतलब एक स्पाइरल की तरह काम करती है, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाती है। अगर लोअर फर्टिलिटी होगी मतलब बच्चे कम हो रहे हैं
धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और ये जो पीपल हैं ज़्यादा वर्क फोर्स वाले होंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और सेविंग भी ज़्यादा हो पाएंगी, क्योंकि लो डिपेंडेंस है उस टाइम पे। वर्क एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओल्ड एज वाली कम है, तो डिपेंडेंस कम, खर्चे कम, सेविंग ज़्यादा। फर्टिलिटी रेट कम होता है तो लैंड, वाटर और अदर रिसोर्सेज पे भी प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि नए लोग कम ऐड हो रहे हैं, डेथ ज़्यादा हो रही हैं, बर्थ कम हो रहे हैं, तो फर्टिलिटी रेट का गिरना लैंड, वाटर और अदर रिसोर्सेज के लिए अच्छा है, और एनवायरमेंटल गोल्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं अगर फर्टिलिटी रेट कम होता है तो। लेकिन जब कोई कंट्री ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स उठा लेती है तो उसके बाद उसके पास आती है धीरे धीरे ट्रांजिट करते हुए ओल्ड एज, जहाँ ओल्ड एज ज़्यादा हो जाएगी और वर्कर्स जो होंगे, वर्किंग पॉपुलेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। जापान पहली कंट्री था जहाँ ऐसा एक्सपीरियंस किया गया था। जापान का जो डिपेंडेंसी रेशियो था वो नियर 0 GDP ग्रोथ हो गया था 1990s में, और कंट्री फिजिकल चैलेंजेस फेस कर रही थी अपनी सोशल सिक्योरिटी कॉस्ट को मीट करने में, क्योंकि वहाँ उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से भी ज़्यादा कम हो जाता है तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा वर्किंग पॉपुलेशन पे, क्योंकि और बाद में रिजल्ट उसका क्या निकलेगा कि इकोनॉमी पे भी, उसका आउटपुट पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इस केस में अगर इमिग्रेंट्स आते हैं किसी कंट्री में तो हायर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। अगर फर्टिलिटी ड्रॉप होती है उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो हाईली डिबेटेबल है, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। ऑल्दो एजुकेशनल हायर लेवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो एरियाज़ में होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको भी ऑपरेट तो ह्यूमन ही करते हैं ना, इसलिए इनके लिए भी लोअर वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर होगी तो इनको ऑपरेट करने में भी दिक्कत आएगी, इनका भी हम पूरी तरह बेनिफिट रीप नहीं कर पाएंगे। और फर्टिलिटी कम होगी तो क्या होगा, क्रिएटिव कैपेसिटी कम हो जाएगी ह्यूमन काइंड की, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की जो नीड है उसको हम अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बूस्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अच्छे से यूज़ करने में कैपेबल रह पाएंगे, एजिंग पॉपुलेशन वैसा नहीं कर पाएगी। उसके बाद ये कहा गया है कि इन्फ्लेशन पे फर्टिलिटी रेट कम होने का पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि उस टाइम वेजेस हाई हो जाएंगी लोअर लेबर सप्लाई की वजह से, क्योंकि जब ज़्यादा एजड पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा 60 से अबव एज के लोग होंगे तो, और वर्किंग एज वाले कम होंगे, लोअर लेबर मिलेगी उस टाइम पे, तो उस कम लेबर को लोग पैसे ज़्यादा देंगे, हाई वेजेस देंगे, इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट उसका आएगा, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगा। अब लो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में मैनेज किया जा सकता है किसी भी कंट्री में, और वहाँ लो अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाएगी, क्योंकि कम ही लेबर अवेलेबल है तो, और सभी को काम मिलेगा, काम भी मिलेगा प्लस हाई वेजेस भी मिलेंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी और पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। और क्या कहा गया है कि लोअर फर्टिलिटी का पब्लिक फाइनेंस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा अगर डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओल्ड एज ज़्यादा हो जाती है अगर वर्किंग पॉपुलेशन से, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। और एक सिनेरियो ये भी देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट की जो डेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हाउस होल्ड जो है वो कम सेव कर पाएंगे, कॉरपोरेट्स कम सेव कर पाएंगे, हायर डिपेंडेंसी हो जाएगी, लोग खर्चा करेंगे, उनसे काम नहीं होगा, वो सेव कम करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, और गवर्नमेंट डेफिसिट की बजाय सरप्लस में चलती हुई दिखाई देगी। ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है। और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फर्टिलिटी डिक्लाइन के? इम्प्लीकेशंस तो हमने देख लिए, अब हम देखते हैं कि इसको डील कैसे किया जाए। इसके लिए हमें साइंटिफिक और सस्टेनेबल पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है कि जो फर्टिलिटी का इतना फ्री फॉल होगा उसको मिटिगेट किया जा सके, और जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ या फिर डिमिनिश किया जा सके। हेल्थ केयर में एडवांसमेंट लानी चाहिए, न्यूट्रिशन
हमें अच्छा देना चाहिए सो दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़े और प्रोडक्टिविटी ओल्डर पीपल्स जो होंगे उनकी बढ़ जाए, सो दैट वो भी काम कर पाएँ। वर्किंग एज के साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ओल्डर सिटीजन्स भी कर पाएँ। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो वो कर पाएंगे। लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। लेबर मार्केट को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है सो दैट वर्किंग वीमेन जो हैं वो ज़्यादा चिल्ड्रन करें और जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं वो लेबर मार्केट को एंटर करें। हमें इस टाइप के रिफॉर्म्स लेबर मार्केट में लेके आने हैं। बाकी जो कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में वो भी पॉलिसीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं कि जिससे फर्टिलिटी बूस्ट की जा सके, बढ़ाई जा सके। जर्मनी ने लिबरल लेबर लॉज लाए हैं सो दैट बर्थ्स को बूस्ट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंटल लीव प्रोवाइड करवा रहा है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहा है सो दैट जो वीमेन हैं वो बर्थ दें। डेनमार्क में क्या कहा है, जो भी 40 ईयर्स से कम की वीमेन हैं उनको स्टेट फंडेड IVF करवाया जा रहा है। हंगरी में IVF क्लिनिक्स को नेशनलाइज कर दिया है। पोलैंड ने मंथली कैश पेमेंट दिया है उन पेरेंट्स को जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, मंथली कैश पेमेंट्स उनको प्रोवाइड करवाने का प्रोविज़न दिया है। रशिया ने वन टाइम पेमेंट उन पेरेंट्स को देने की बात कही है जब उनका सेकंड चाइल्ड बोर्न होगा। और रशिया ने एक उनकी टाइटल था मदर हीरोइन, जो कि सोवियत इरा का टाइटल था। मदर हीरोइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मदर हीरोइन ये टाइटल उस वीमेन को दिया जाता था जिसके 10 से ज़्यादा बच्चे होते थे और उन्हें वन टाइम 13 लाख का प्राइज़ कह सकते हैं, वन टाइम पेमेंट कह सकते हैं, ये दिया जाता था अलोंग विद मदर हीरोइन टाइटल। तो ये रशिया ने री इंस्टीट्यूट कर दिया है, ख़त्म कर दिया था एक बार। सोवियत एरा का ये टाइटल था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। रशिया ने अब फिर से इसको इंस्टीट्यूट किया है। अब लास्ट में क्या कहेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स जो हैं वो हम उठा रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो फर्टिलिटी रेट से कम होने का मतलब है कि स्मॉलर डिविडेंड विंडो हमें मिल रही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी कुछ डिकेड्स के लिए ग्रो करने वाली है, लेकिन हमें फर्टिलिटी जो कम हो रही है उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेबर लॉज का लिबरल बनाने की ज़रूरत है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है और न्यूट्रिशन और हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है सो दैट कि लोअर फर्टिलिटी के बावजूद भी हम लेबर सप्लाई को सस्टेन रख सके और आउटपुट को सस्टेन रख सके। बाकी कंट्रीज़ की तरह इंडिया को भी इस मुद्दे पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी ना कभी हमारी ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये ओल्ड एज में कन्वर्ट भी होगी और उस टाइम हमें एकदम से हम स्टेप्स नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज से ही हमें इन चीज़ों पे स्टेप लेने की ज़रूरत है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। वोकैबुलरी के हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब मग्न, मैरी, ग्लैड, दूसरा है स्कैंडल, कलंक लगाने वाला। ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं, आपके वोकैबुलरी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था आज हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि CAG भी अलाउड होते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल्दो ये लोग वोट नहीं कर सकते, लेकिन CAG हुए, और कौन कौन हो सकते हैं आप मुझे कमेंट में बताओ। CAG तो मुझे याद आ रहा है, बाकी आप लोग मुझे बताओगे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइन। मतलब ये कहा गया है कि जिस गवर्नमेंट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया है, अगर वो रिज़ाइन कर दे तो अटॉर्नी जनरल को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। ये हमारा आज का क्वेश्चन था और आज का लेक्चर था। आई थिंक आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। मैं कोशिश करती हूँ अच्छा से अच्छा लेक्चर बनाने की, ईजी से ईजी लैंग्वेज में लाने की, प्लस सब कुछ कवर करने की, अच्छे से डिकोड करने की एक एक पार्ट को। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स सच में वर्दी लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।